Today we discuss about hysteresis loop of ferromagnetic material। हम जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन स्ट्रक्चर होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में टोटल मैग्नेटिक फील्ड B और ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड H, यानी कि जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है H, और B यानी कि H प्लस जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से मिलता है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिलाकर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो B और H है उनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन कॉम्प्लेक्स होता है और वो लूप इंडिकेट करता है। ये जो B और H के बीच में रिलेशन है और उसको जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसी ग्राफ को हिस्टेरेसिस लूप बोला जाता है। सम बुक में ये B और H के बीच में रिलेशन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। हमने यहाँ M और I के बीच का ग्राफ प्लॉट किया है क्योंकि ये आई हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं ये क्वांटिटी, और ये हमारे कंट्रोल में है। और आई का मतलब एच ही है क्योंकि ये जो एक्सटर्नल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसी फील्ड को ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। यहाँ हमने आई ये एक्स एक्सिस पर लिया है और जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटाइजेशन वाई एक्सिस पर लिया है। एम और आई के बीच के रिलेशन को हिस्टेरेसिस लूप बोला जाता है। ये जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो ये एम और आई के बीच में जो रिलेशन है वो किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, यानी कि ये मैग्नेटिक हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। इसलिए समवॉट हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये हिस्टेरेसिस लूप में ये मटेरियल को किसी हिस्ट्री होगी, लेकिन हिस्टेरेसिस का मतलब कोई हिस्ट्री ऐसा नहीं होता। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लेग बिहाइंड, यानी कि पीछे छूट जाना। इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू पर जो हमें मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मिलती है, एक बार मिली तो वो में वैल्यू मिली, बाद में वो वैल्यू पीछे छूट जाती है, यानी कि हम दोबारा उसी करंट की सर्टन वैल्यू पर उसी सर्टन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू को कभी भी एक्वायर नहीं कर सकते। यानी कि जो हमें पाथ मिला वो पाथ हमें कभी भी रिट्रेसिस बैक नहीं कर सकते। आइए अब हम ये मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटाइजिंग करंट आई के बीच में जो रिलेशन है उसका स्टडी करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है और यह सोलेनॉइड में हम करंट आई पास कर रहे हैं, करंट आई फ्लो हो रहा है। पहले मान लो कि सोलेनॉइड में हम ये करंट आई इज इक्वल टू 0 फ्लो हो रहा है और उसी समय मैग्नेटाइजेशन भी 0 है, यानी कि हम ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट पर करंट आई भी 0 है और इसीलिए मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी 0 है। बाद में अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट आई की वैल्यू इंक्रीज करते जाए तो सीधी सी बात है ये जो डोमेन है वो करंट की वजह से, एक्सटर्नल करंट की वजह से एक्सटर्नल फील्ड जनरेट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते जाएंगे और मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक्सटर्नल करंट की वजह से सभी डोमेन एक रेखस्थ हो जाएंगे, टोटली अलाइन हो जाएंगे और हमें मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मिलेगी। उसी पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट बी बोला जाता है। सेचुरेशन पॉइंट के आगे अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो भी हमें मैग्नेटाइजेशन की कोई वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में एक अलाइन हो गई है। इसलिए बी को सेचुरेशन पॉइंट बोला जाता है। और बाद में हमें लगता है कि अगर ये बी पॉइंट से सेचुरेशन पॉइंट से हम करंट की वैल्यू को जैसे हमने इंक्रीज की थी ऐसे ही हम डिक्रीज करेंगे तो हमें वापस ए पॉइंट मिलेगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। यानी कि हमने जो ए बी पाथ ये ट्रैवल किया वो पाथ हम कभी भी रिट्रेसिस बैक नहीं कर सकते। अगर हम करंट की वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे तो ऐसा करने से हमें सी पॉइंट मिलेगा और ये सी पॉइंट पर जो सी पॉइंट हमें मिलेगा, ये सी पॉइंट पर करंट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। मैग्नेटाइजेशन की कुछ वैल्यू रहेगी। उसी पॉइंट को यानी कि पॉइंट सी को रिटेंटिविटी यानी कि रिमेनेंस बोला जाता है। रिटेंटिविटी का मीन्स है रेसिड्यूअल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये पॉइंट सी पर करंट की वैल्यू 0 हो गई, फिर भी मैग्नेटाइजेशन की कुछ वैल्यू रहती है, यानी कि आई इज इक्वल टू 0, लेकिन मैग्नेटाइजेशन मटेरियल में कुछ रहता है। उसी पॉइंट को रिटेंटिविटी बोला जाता है।
और ये पॉइंट के बाद अगर हम करंट को और डिक्रीज करना चाहे और मैग्नेटाइजेशन जीरो करना चाहे तो हमें करंट और डिक्रीज करना पड़ेगा और हमें पॉइंट डी मिलेगा। यह पॉइंट डी पर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये मैग्नेटाइजेशन जीरो मिलेगा लेकिन उसी समय करंट की कुछ वैल्यू रहेगी। उसी पॉइंट को कोअर्सिविटी बोला जाता है। कोअर्सिविटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम ये डी पॉइंट के बाद करंट को की डायरेक्शन रिवर्स करके ये जो लूप है उसे रिवर्स करना चाहेंगे तो ये डी पॉइंट के बाद हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ई पॉइंट मिलेगा, यानी कि हम करंट की डायरेक्शन नेगेटिव करके उसकी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमें ई पॉइंट मिलेगा और ये ई पॉइंट पर करंट की कुछ वैल्यू और मैग्नेटाइजेशन की कुछ वैल्यू मिलेगी। बाद में अगर हम करंट की वैल्यू नेगेटिवली डिक्रीज करते जाएंगे तो हमें एफ पॉइंट मिलेगा, यानी कि एफ पॉइंट पर ये करंट की वैल्यू जीरो रहेगी लेकिन मैग्नेटाइजेशन की कुछ वैल्यू रहेगी, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में रिटेंटिविटी पॉइंट इंडिकेट करता है। और बाद में अगर हम करंट की वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे तो हमें पॉइंट जी मिलेगा और ये जी पॉइंट पर हमें मैग्नेटाइजेशन जीरो मिलेगा लेकिन करंट की कुछ वैल्यू रहेगी। ये दूसरा कोअर्सिविटी पॉइंट है। और ये जी पॉइंट के बाद अगर हम फिर से करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमें वापस ये सेचुरेशन पॉइंट बी मिलेगा और ऐसे हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस लूप मिलता रहेगा। लेकिन हमने जो ये हमारी ट्रैवलिंग की स्टार्ट किया था, करंट आई की वैल्यू जीरो और मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी जीरो, यानी कि पॉइंट एस है। पॉइंट एस हमें कभी भी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो ये रिलेशन है बी और एच के बीच में, ये रिलेशन यानी कि एम वर्सेस आई के जो प्लॉट है उसको हिस्टैरिसीस लूप बोला जाता है।